दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टेक न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह वही आपसे एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। आपके ये करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम चैनल की निरंतरता बनाए रखने का हौसला हासिल करते हैं और साथ ही हम जो है चैनल के में और ज्यादा निखार लाने के लिए प्रेरित होते हैं। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये लिखकर एक्स हैंडल पर जानकारी दी कि वो अपने राजनीतिक गुरु और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता रहे, संस्थापकों में से रहे, उन लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के लिए जा रहे हैं। ये एक तरह से ये लगता है कि ये जो उनके ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी जी के कारण जो एक कृतज्ञता के कलंक का धब्बा था, ये उसको मिटाने की उन्होंने आखिरी में कोशिश की है। अब वो उनके प्रति, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी 96 वर्ष की उम्र में पहुंच गए हैं और किसी भी ढंग से उनके लिए संकट पैदा करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। उन्होंने भी अंतिम समय में अपनी नियति स्वीकार कर ली है और यानी जो है मोदी जी की ही जय जयकार करना, इस नियति को उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। तो अब जो है जब पूरी तरह से उनको लेकर निरापद हो गए मोदी जी, और जब उन्होंने सोचा कि अब वो कोई संकट का कारण नहीं बन सकते, तो उन्होंने फिर जो है उनको भारत रत्न की उपाधि देने की घोषणा की, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। और इस माध्यम से उन्होंने जो है ये जो उन पर उनके बारे में कहा जाता था कि वो इतने ज्यादा एहसान फरामोश है मोदी जी, और इस कदर जो है बदला लेने की भावना उनके अंदर घर किए रहती है कि वो अपने राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने तमाम सारे संकटों से बचाया और राजनीति में आज जिस मुकाम पर है उसमें पूरा श्रेय आडवाणी जी को है। जब एक बार गुजरात दंगों के बाद में और अटल जी नाराज हो गए थे मोदी जी से और राजधर्म का पालन करने की नसीहत देते हुए और मोदी जी का इस्तीफा मांगने पर आ गए थे, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने अटल जी का सारा कोप अपने ऊपर ले लिया और मोदी जी को बचाया था, वरना वो प्रधानमंत्री की दावेदारी की स्थिति में पहुंचते ही नहीं। लेकिन देखिए कि जिन लाल कृष्ण आडवाणी की वो मानस पुत्र कहे जाते हैं, जो है नरेंद्र मोदी, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी को जब 2014 में भी वो पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हुए थे और उन्हें लगता था कि अटल जी के बीमार हो जाने के बाद में अब उनका रास्ता निर्विघ्न है, तो उनकी महत्वाकांक्षा में ये वही मोदी जी ही रोड़ा बने और मोदी जी ने जो है उसके बाद में संघ के माध्यम से अपने आप को पार्टी में प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करा लिया। उस समय राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने भी इस मामले में मोदी जी का समर्थन और सहयोग किया। हालांकि राजनाथ सिंह को भी बाद में उन्होंने क्या सिला दिया, इससे हम सारे लोग परिचित हैं। यह सर्वे देता है वो जो है कि वो 2014 की मंत्रिमंडल में मोदी जी के मंत्रिमंडल में नंबर 2 पे थे और फिर जो है उन्होंने 2019 में उनको नंबर 3 पर धकेलने की कोशिश की थी संघ के हस्तक्षेप से। हालांकि उनका नंबर 2 बड़ाई नाम के लिए बनाए रखा गया, लेकिन गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण और ताकतवर मंत्रालय मोदी जी ने उनके हाथ से छीनकर और अमित शाह के को सौंप दिया, जो उनके अत्यंत
विश्वस्त है। मोदी जी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन पर कि ये आरोप लगते हैं कि गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है, पार्टी की सारी शक्ति केंद्रित कर रखी है उन्होंने अपने और अमित शाह के बीच में। और जब वो खुद ही जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे तो उन्होंने अमित शाह को पहले भारतीय जनता पार्टी का, राजनाथ सिंह को हटवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। दोनों जगह गुजराती होने से एक संतुलन खराब हो गया था। लेकिन वो जो करते हैं वो उसमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं करते। तो उन्होंने कोई परवाह नहीं करती कि इसके लिए कोई आलोचना पैदा हो, उनकी आलोचना वो अगर हो रही है तो होती रहे। और उसके बाद में फिर उन्होंने नंबर 1 पे खुद कर लिया और नंबर 2 पे जो है वो अमित शाह को कर दिया। और हालांकि वो अमित शाह के बारे में भी उनके बारे में भी पूरी तरह से उदार नहीं है। जब उन्होंने देखा था कि 2019 के बाद में आनंद फानंद में अमित शाह ने 307 को हटाने का फैसला लिया और अयोध्या के में मंदिर के निर्माण को लेकर भी जो है अदालतों पर, सुप्रीम कोर्ट में जो स्थिति बनी उसका श्रेय भी अमित शाह को देते हुए ये कहा जाने लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए बुद्धे का तो कुछ नहीं है, अमित शाह ही है। अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है तो उन्होंने एक झटके में 370 खत्म कर दिया, जो ये पूरे 5 साल पहले वाले 5 साल में मोदी जी नहीं कर पाए थे। और वही एजेंडा लागू करेंगे तो वो फिर थोड़े से अमित शाह के को लेकर भी वो नाराज हो गए थे। 1 बरस तक अमित शाह को उसकी वजह से उनकी उपेक्षा झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भक्ति भाव बनाए रखे, वो उन्होंने निष्ठा बनाए रखी अमित शाह ने। और कोई चूर चपड़ नहीं की, कहीं उनका असंतोष का सुर नहीं फूटा। वो बहुत ही विनयान्वित बने रहे मोदी जी के प्रति। उसका नतीजा है कि मोदी जी को 1 साल बाद उनकी नाराजगी दूर हुई, तब फिर अमित शाह ने एक तरह से वो जो है रफ्तार पकड़ पाई। तो 2014 में जब एक तरह से धकेल कर अमित शाह उनको लाल कृष्ण आडवाणी को और मोदी जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे आ गए, तो लाल कृष्ण आडवाणी को जो है वो ये सहन नहीं हुआ। गुरु और शिष्य ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन बैठे। और उसके बाद में लेकिन मोदी जी है, जब वो किसी चीज की ठान लेते तो उनके सामने किसी की नहीं चल पाती। उनकी लाल कृष्ण आडवाणी की भी नहीं चल पाई। लाल कृष्ण आडवाणी का समर्थन उस समय पे सुषमा स्वराज जैसे और राजनाथ सिंह वो सुषमा स्वराज जैसी ताकतवर शख्सियतों ने किया। जसवंत सिंह कर रहे थे। राजस्थान में एक बड़ी प्रभावशाली लॉबी थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन संघ को इस कदर इन्होंने पटा लिया था, इस कदर वशीभूत कर लिया था मोदी के। संघ जो है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन के जो वो पूरी दृढ़ता के साथ लागू करने पर आमादा हो गया। और इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी को आखिर में नेपथ्य में जाना पड़ा। लेकिन उस समय, हालांकि उस समय पे ये था कि राजनाथ सिंह ने सोचा था कि हो सकता है कि पूर्ण बहुमत ना मिले, कि जैसा कि अटल जी के समय पे भी अटल जी इतने लोकप्रिय नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती थी। उस समय जो राजग उन्होंने बनाया था और सहयोगी दलों के सहारे, जिनमें कुछ धर्मनिरपेक्ष जो है प्रकृति वाले सहयोगी दल भी थे, उनके समर्थन से वो प्रधानमंत्री बन पाए थे। तो ये ख्याल था कि ऐसी स्थिति इस बार भी बनेगी और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के जो सहयोगी दल हैं वो लोग किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी का गुजरात का इतिहास देखते हुए इसके लिए उनके नाम पर सहमत नहीं होंगे। और मेरी बनाएगी उस समय पे मेरी, चूंकि उन्होंने अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उदार नेता के रूप में एक छवि बना ली थी, क्योंकि उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता शिखर पर पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धी योग्यता प्राप्त कर लेता था, वो हर एक जो है वो उसका
रुख तो यही होता था। और लालकृष्ण आडवाणी भी तो इसकी यही रुख बनाने के चक्कर में सारी दाव खा गए थे। उन्होंने वहां जाके पाकिस्तान में जिन्ना की तारीफ क्या कर दी, उनके खिलाफ तूफान बर्पा हो गया, उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। जबकि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में आज जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उसका उसका उसकी नींव को मजबूत करने का पूरा श्रेय लालकृष्ण आडवाणी को है। 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी केवल 2 जो है अंकों में समझ गई थी, तो लालकृष्ण आडवाणी ही थे जो उन्होंने गठबंधन राजनीति की का सहारा लिया जनता दल के साथ में, और 86 पर उन्होंने पहुंचा दिया। और उसके बाद में फिर जो है इसके बाद उन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू कराया, और फिर जो है वीपी सिंह के समय जो है वो अयोध्या तक की, सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली, जिसमें वो पटना में गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो उसके बाद में पार्टी की लोकप्रियता और प्रचंड हो गई, और वो जो है पता चला कि 116 तक के आंकड़े पर जा पहुंची, और फिर पार्टी ने एक तरह से रफ्तार भरना शुरू किया, उड़ान भरनी शुरू की। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जा रही थी। तो इसलिए उनका जो शुरुआती काम है उसको लेके और पार्टी के बड़े वर्ग में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा की भावना है, और वो थोड़ा जब उनका प्रसंग आ जाता तो वो मोदी जी के रवैये को लेके वो वर्ग खिन्न हो उठता था। लेकिन मोदी जी को कोई भी रहम बरतना गवारा नहीं था। वो अपने गुरु के प्रति भी एकदम निष्ठुर हो गए थे। जो उनकी महत्वाकांक्षा में आड़े आ जाता है इनका स्वभाव, वो सबके प्रति बहुत निष्ठुर हो जाते। तो वो और एक उनका ये रूप देखने में आया कि इस मामले में गुरु को भी उन्होंने नहीं बख्शा। जब उनके कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव का मौका आया, तो सब लोग सोच रहे थे कि अब जो है राष्ट्रपति की कोई ऐसी खास भूमिका नहीं होती, वो कोई सरकार के काम में अड़ंगेबाजी भी नहीं डाल सकता, तो वो कोई उनके मोदी जी के लिए कोई समस्या नहीं बनेगी। इसलिए अब मोदी जी जो है अपना थोड़ी सी उदारता दिखा के उनको राष्ट्रपति बन जाने दें। लेकिन केवल आडवाणी जी को राष्ट्रपति पद पर पहुंचने से रोकने के लिए मोदी जी दलित कार्ड लेके अचानक आ गए, जिसकी आवाज ना पार्टी में कहीं उठी थी न बाहर उठी थी। उसके पहले एक दलित राष्ट्रपति बन चुके थे के आर नारायणन, तो कोई उसकी जरूरत, कोई औचित्य, कोई प्रासंगिकता नहीं था। लेकिन दलित राष्ट्रपति बनाने के उन्होंने टम्प फेंक कर और सबको चुप करा दिया। वो दलित राष्ट्रपति पद के लिए दलित कार्ड को उन्होंने ढंग से पेश किया कि कोई बोलने की स्थिति में नहीं रह गया, और उससे जो है बड़ी सफाई के साथ में लालकृष्ण आडवाणी का नाम उन्होंने काट दिया, उनका पत्ता साफ कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी को निश्चित रूप से इससे हृदय में बड़ी वेदना हुई होगी। उनमें कसमसाहट उस समय तक तो देखी गई थी, लेकिन उसके बाद में फिर दूसरा मौका भी आया, तब भी उन्होंने राष्ट्रपति पद पर उनको नहीं पहुंचने दिया। जब वो द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान महामहिम है उनका नाम लेकर आ गए और आदिवासी को पहली बार अपने शिखर पद पर बैठाने का उन्होंने जो है वो उनका बैठाने का एक उपक्रम कर डाला, और ये कहते हुए पार्टी पर और देश पर एहसान करते हुए वो आगे आए। और इसमें जो है लालकृष्ण आडवाणी के नाम का कोई मतलब नहीं रह गया। लालकृष्ण आडवाणी की इस बीच में भी उन्होंने तरह तरह से उपेक्षा की। जब पहली बार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वो शपथ ग्रहण कराने के लिए गए पार्टी के मुख्यमंत्री को, तो वहां पर भी उन्होंने जो वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री रहे थे माणिक सरकार, उन तक के अवमान का उत्तर दिया और गर्मजोशी से मिले। जबकि वो जो है केवल हाथ जोड़े ही खड़े रह गए लालकृष्ण आडवाणी, और उनकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं था। इस बात का पार्टी के भी एक बड़े वर्ग ने जो है वो बुरा माना था, और आडवाणी जी
और ज्यादा आहत हुए थे। लेकिन तब तक आडवाणी ये समझ चुके थे कि उनका युग अब पूरी तरह से बीत चुका है, और अब जो है किसी तरह का या संतोष का गुबार निकालने का मतलब है कि जो अंतिम समय पे जो बचा कुचा सम्मान है उसको भी खो देना। तो उन्होंने अंतिम समय उन्होंने खुद ही साक्षात्कारों में मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दी, और उन्होंने जो है और वो एक तरह, और उनके बीच में वो असंतोष का कोई भी उन्होंने पुट अपने स्वर में नहीं रहने दिया, बल्कि वो जो है मोदी को बहुत आगे उनकी उपलब्धियों को जिस ढंग से वो चाहते थे उस ढंग से उसको तस्लीम करने लगे, उसको जो है उसकी तस्दीक करने लगी उनकी उपलब्धियों की। तो फिर और अब 96 वर्ष की उम्र भी हो गई, तो फिर मोदी ने उनके लगता है कि इस बात की जरूरत समझी कि अब उनकी तिरस्कार की, अब उनकी अवमानना की स्थिति को समाप्त किया जाए, और अंतिम समय में उनका इस तरीके से तर्पण किया जाए जिससे जो उन्हें लेकर जो उनके ऊपर एहसान फरामोशी का कलंक लगता है उस कलंक को मिटाया जा सके। तो अब उन्होंने उनके लिए भारत रत्न की घोषणा कर दी है, और उनको जो है भारत रत्न दिया जाएगा। अटल जी को, उनकी पार्टी के अटल जी को, उन्होंने अपनी पार्टी के अटल जी को भारत रत्न दिया था, लेकिन खैर वो सम्मान तो मरणोपरांत दे चुके थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने जीते जी ये सम्मान घोषित कर दिया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को अब अंतिम समय में इसकी पूरी तरह से लगता है कि इसकी बहुत प्रसन्नता होगी, और वो अपने आप को कृतकृत्य महसूस करेंगे, और उनका उनका जो अब थोड़ा बहुत बचा भी होगा कोई मनोमालिन्य उनके प्रति, मोदी जी के प्रति, वो भी दूर हो जाएगा। अब जो है मार्गदर्शक मंडल के बाद में मार्गदर्शक मंडल तो एक तरह से एक कूड़ेदान बन गया था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी फेंक दिए गए थे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी भी फेंक दिए गए थे। लेकिन मार्गदर्शन मंडल में शामिल नेताओं से न कोई मशवरा कभी हुआ, न उनकी कभी बैठ के बुलाएंगे। तो वो समझते थे कि ये लोग जानते थे, ये एक धारणा बन गई थी कि ये जो है जो बड़े नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में डालने का मतलब इतिहास के कूड़ेदान में फेंकना है। तो अब उस तंगी अनुभूति से वो एक उभर सकेंगे, और मार्गदर्शक मंडल में शामिल दूसरे नेता, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रखते, वो भी बहुत सीनियर हैं, उनके साथ में अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये लगता है कि फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटने वाली नहीं है। तो उनका आत्मविश्वास अभी से ही बहुत बुलंद है, और तब तो खैर बहुत बुलंद चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाएगा। तो उस समय वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरफ से याद करते न या नहीं करते, ये देखने वाली बात होती है। उनको भी कोई अलंकार प्रदान किया जाता है या नहीं किया जाता है। और अब यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर से संघ के का जो विचार की कट्टर विचारधारा का जो युग है, वो उस युग को हम जो है देख रहे हैं, इस युग को वर्तमान उस युग को देख रहे हैं जिसने आज़ादी के बाद से अभी तक की जो देश की तमाम अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को पूरी तरह बदल दिया है। बल्कि लोग अपने ही जो अभी तक वो ढंग से सोचते आए चीजों के बारे में, चाहे वो देश के संविधान की, देश की शासन व्यवस्था की, संविधान की धर्मनिरपेक्षता की जो प्रकृति है उसको धार्मिक कट्टरता में बदले जाने की बात हो, चाहे सबका साथ सबका विश्वास की बात कहते हुए भी महत्वपूर्ण पदों से एक एक करके मुसलमानों को बाहर किए जाने की बात हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी सदस्य नहीं, मुझे जो है वो तमाम सारे टेस्टेड शाहनवाज जैसे टेस्टेड मुस्लिम नेता, इस ढंग के तमाम ये मुख्तार अब्बास नकवी जैसे टेस्टेड नेता, इन तक को केवल मुसलमान होने के कारण और महत्वहीन बना दिया गया है। तो
ये जो है ये सारी बातें अब ये इस एजेंडे को, ये एजेंडा वो लागू हो रहा है, और वो एजेंडा पूरी तरीके से, अब वो संविधान में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के अनुरूप देश की प्रकृति को गढ़ा जा रहा है। और ये साफ, इसका अधिकार भी है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्हें इस बात के लिए जनादेश मिला है। उनको मिला जनादेश लगातार प्रचंड होता जा रहा है, और उन्होंने जो है पूरी तरीके से, लोगों ने उनके उनके इस जो उनके इस उनकी नीतियों को अनुमोदित करना शुरू कर दिया है। अब इसके परिणाम चाहे आगे चल के कुछ भी निकले, और लेकिन फिलहाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जो है, और प्रधानमंत्री जी को इस बात का अधिकार है कि वो उसको लागू करें। उन्हीं उन्हीं विचारधाराओं को बल देने के लिए, उसी विचारधारा को और सशक्त करने के लिए की कड़ी में भी ये जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुषों में से लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना है। तो अब उन्हें इस अलंकरण, उन्हें मिले सम्मान के लिए आडवाणी जी को बधाई के साथ जय हिंद और जय भारत।